अच्छा जी, आज हम लोगों ने पढ़ना है DFT विच इज़ डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग स्क्रीन पे, नजर आ रहा है? यस मैम। अच्छा ठीक, गुड इनफ। मुझे इसको टीम से भी रिकॉर्डिंग पे लगाना है, तो मुझे अब एक ज़रा मिनट की मोहलत दो। अच्छा जी, अच्छा उससे पहले मेरा आप लोगों से सवाल है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या चीज़ है? ये मैथमेटिकल टूल क्या करता है? टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, हमारे पास किसी भी सिग्नल की टाइम डोमेन इन्फॉर्मेशन हो तो हम उसे फ्रीक्वेंसी डोमेन इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन इन्फॉर्मेशन हो तो हम उसे टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मैथमेटिकल टूल बेसिकली हमें इन दो डोमेन्स में दोनों डोमेन्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। अच्छा, अब हम लोगों ने अपने अंडरग्रेड में कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के साथ टाइम डोमेन में कन्वर्जन और फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्जन करनी सीखी हुई है। ठीक है, तो सीटी, अच्छा फिर हमें ये भी पता है कि फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक फोरियर एनालिसिस, सॉरी फोरियर सीरीज, ठीक है, और दूसरा फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर सीरीज कब अप्लाई होती है, किन सिग्नल्स के ऊपर? डिस्क्रीट में। नहीं, डिस्क्रीट नहीं, पीरियोडिक। कंटिन्यूअस में। पीरियोडिक, नॉट नेसेसरीली कंटिन्यूस, पीरियोडिक। ठीक है, ये थोड़ा सा लाइट कलर का मार्कर है, मैं थोड़ा डार्क भी देखती हूँ। और फोरियर ट्रांसफॉर्म हम अप्लाई करते हैं ए पीरियोडिक पे। ठीक है, तो अब अगर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स होंगे और पीरियोडिक होंगे तो CTFS कहेंगे हम उसको। ठीक है, CTFS अप्लाई होगा जिस वक्त जो हमारे पास कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है वो पीरियोडिक होगा। ठीक है, और CTFT यानी कि कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई होगा जब हमारे पास कंटिन्यूस टाइम सिग्नल ए पीरियोडिक होगा। ठीक है, ये वाली बात थोड़ी सी याद है? ओके, गुड इनफ। यस अच्छा, मैम। इसी तरह से हमारे पास अगर हो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में देखा था, तो अगर हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स पीरियोडिक हों तो हम कंप्यूट करेंगे DTFS, और अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स ए पीरियोडिक हों तो हमने कंप्यूट करना सीखा था DTFT, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। अच्छा, अब यहाँ से आगे DTFT से आगे चलते हैं। अच्छा, बल्कि DTFT से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि जब हमारे पास पीरियोडिक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल था और उसके ऊपर हम फोरियर सीरीज लगा के उसका स्पेक्ट्रम हम ऑब्टेन करते थे, तो हमारे पास जो DTFS था वो किस तरह का सिग्नल था? ठीक है, मतलब पीरियोडिक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल अगर हमारे पास हो और उसके ऊपर हम फोरियर सीरीज अप्लाई करें, तो उसका स्पेक्ट्रम किस तरह का मिलता है हमें? मैम एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आप कह लो, या उसमें जो मैं सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ वो ये कि उसमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हमें किस तरह के मिलते हैं? उनके मिलने तो हमें -पाई से पाई तक हम देखना चाह रहे हैं, लेकिन क्या वो कंटिन्यूस होते हैं या डिस्क्रीट होते हैं? पल्सेस मिलती हैं, यानी कि जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट। जी स्पेक्ट्रम इज डिस्क्रीट इन नेचर। ठीक है, और एक और चीज़ हम लोगों ने देखी थी कि अगर हमारे पास ए पीरियोडिक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हो
और उसके ऊपर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाएं तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है दैट इज कंटिन्यूस। ठीक हो गया, ये चीज़ हम लोगों ने ऑब्जर्व की थी। अच्छा, अब हमारे पास जो नेचुरली अकरिंग सिग्नल्स हैं, अगर हम बेशक हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की बात ही कर रहे हैं, लेकिन हम जब जिन सिग्नल्स को हम मेजर करते हैं, जिन सिग्नल्स को मतलब हम जिनके साथ डील करना चाहते हैं, दे आर मोस्टली और ऑलवेज एपीरियोडिक इन नेचर। ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने यूजुअली हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के साथ डील इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं एज़ कम्पेयर टू कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स। ठीक है। हम लोगों ने ये सीखा था या हम लोगों ने ये पढ़ा था कि बहुत सारे प्रोसेसेस बहुत आसान हो जाते हैं, हमारा हार्डवेयर बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है, हम अपने डेटा को बहुत इन्फिनिट टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर कर सकते हैं अगर हम किसी तरीके से कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर सकें तो। ठीक है। मतलब हमें इस चीज़ का बहरहाल पता है कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के मुकाबले में जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है दे आर एडवांटेजियस। अच्छा, अब बात ये है कि अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स एपीरियोडिक हों तो वो जो स्पेक्ट्रम उनका हमें मिलता है दैट इज़ कंटिन्यूस, तो हमें जो फ़ायदा टाइम डोमेन में रहते हुए ऑब्टेन हो रहा होता है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाकर तो सारा वेस्ट हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम समझ आई है? जी अमजद, आपको समझ आया कि मैंने यहाँ पर हम किस मसले को डील कर रहे हैं? मैम वो आपने मैम शायद बहुत तेजी से मैम रिपीट कर दें अच्छा, अगर एक मैं बार दोबारा बोलती हूँ। मैंने ये कहा कि टाइम डोमेन में हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे बहुत मतलब काफ़ी सारे सिग्नल्स हमारे पास कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स होते हैं। ठीक है? हम लोग उनको डिस्क्रीटाइज़ करना चाहते हैं क्योंकि हमें इस सिग्नल को डिस्क्रीटाइज़ करके बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। ठीक है? उन फ़ायदों में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि उनकी स्टोरेज, उनकी सैम्पलिंग, उनकी सिग्नल्स की ट्रांसमिशन, उनकी फ़िल्टरिंग, ये सब प्रोसेसेस बहुत आसान हो जाते हैं अगर हम किसी तरह से कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को सैंपल करके डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ऑब्टेन कर सकें। ठीक है? यहाँ तक बात समझ आई? यस मैम ओके। या यानी कि हम लोगों ने टाइम डोमेन में डिस्क्रीटाइज़ेशन कर दी तो हमें इन्फिनिट अमाउंट ऑफ फ़ायदे मिल गए। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि वो जो सारे के सारे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स थे दे विल बी एपीरियोडिक, और अगर हम एपीरियोडिक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी देखें या उसका स्पेक्ट्रम देखें तो वो कंटिन्यूअस होता है। तो हमें जो टाइम डोमेन में हम लोगों ने सिग्नल को डिस्क्रीटाइज़ करके फ़ायदा हासिल किया, अगर हम उसको देखें उसका स्पेक्ट्रम देखें तो वो वाला फ़ायदा तो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, उसकी कंटिन्यूअस नेचर की वजह से। यस? यस मैम ओके। तो अब इस मसले के हल के लिए मतलब हम लोगों ने एक चीज़ और ये पढ़ी थी या देखी थी कि कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स की स्टोरेज के लिए हमें इन्फिनिट मेमोरी स्पेस चाहिए होती है। ठीक है? लेकिन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए हमें मतलब थोड़ा ज़्यादा इन्फिनिट स्टोरेज स्पेस नहीं चाहिए। लेकिन अगर हमारा स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होगा तो ऑफ कोर्स वहाँ पर भी मेमोरी की रिक्वायरमेंट इन्फिनिट हो जाएगी। इन्फिनिट स्टोरेज स्पेस चाहिए होगी। अच्छा, अब इस मसले के हल के लिए हम ये करते हैं कि इंस्टेड ऑफ कंप्यूटिंग डीटीएफटी हम किसी भी गिवन टाइम डोमेन सिग्नल का डीएफटी कंप्यूट करते हैं। और डीएफटी मतलब एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिस वक्त आप एक्स ऑफ एन पे लगाओगे तो आपको डिस्क्रीटाइज्ड डीटीएफटी मिलेगा, या डिस्क्रीटाइज्ड आप इसे कह सकते हो या सैम्पल्ड कह सकते हो। ठीक हो गया, ये बात समझ आई? यस मैम ओके। अच्छा, यस मैम अब होता यूँ है कि हमारे पास जनरली इसको एक्स ऑफ के से रिप्रेजेंट किया जाता है जब हमारे जो डिस्क्रीटाइज्ड या सैम्पल डीटीएफटी होता है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर एक्स ऑफ के लिख देती हूँ।
अब होता यूँ है कि इस x ऑफ k के ऊपर हम जब IDFT यानी कि इन्वर्स DFT अप्लाई करते हैं, तो हमें जो x ऑफ n मिलता है ना, दैट इज़ नॉट एग्ज़ैक्टली इक्विवेलेंट टू दिस x ऑफ n, ठीक है? इंस्टेड अच्छा मुझे इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नीचे क्योंकि मुझे यहाँ पर अंग्रेज़ी का एक जुमला लिखना है। जो हमारा टाइम डोमेन सिग्नल मिलता है ना हमें, दैट बिकम्स पीरियोडिक और उसको हम एक्स एन हैट या एक्स एन बार, मतलब ये इस एक्स ऑफ एन से डिफरेंट होता है, विच इज़ काइंड ऑफ लॉस, बट उसका फ़ायदा मतलब इस सारे के सारे प्रोसेस का ये है कि अब टाइम डोमेन सिग्नल और फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल दोनों डिस्क्रिटाइज्ड हैं, ठीक है? अब ये पीरियोडिक जो हमें मिलता है ना, उसकी वजह भी मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ और उसके अलावा मैं आपको ये भी बताती हूँ कि फिर अब इस एक्स ऑफ एन और इस एक्स ऑफ एन हैट में सिमिलैरिटी या रिलेशनशिप क्या है, ठीक है? लेकिन जो उससे पहले आपको सिर्फ थोड़ा-सा ये पता होना चाहिए कि DTFT और DFT में क्या ताल्लुक है। DFT बेसिकली DTFT का डिस्क्रीटाइज़्ड या सैंपल्ड वर्ज़न है और हम जब वो सैंपल वर्जन यानी कि एक्स ऑफ के को जब IDFT अप्लाई करके वापस टाइम डोमेन में जाते हैं, तो जो टाइम डोमेन सिग्नल हमें मिलता है वो बेसिकली पीरियोडिक होता है। अच्छा, मेरे बताने से पहले क्या किसी को थोड़ा-सा आइडिया है कि ये पीरियोडिक सिग्नल क्यों मिलता है हमें? ये शायद आपको यहाँ से थोड़ी-सी हिंट इसकी मिले, बिल्कुल ऊपर वाली लाइन से। कोई ट्राई करना चाहेगा? या किसी को थोड़ा-सा आइडिया हो पहले से? ओके, क्या मेरा सवाल समझ आया? यस मैम, सवाल तो समझ आया ओके, मैम। ओके, गुड इनफ। तो आप लोग में से किसी को पहले से पता हो या कोई ट्राई करना चाहे कि ये जो एक्स बार एन या एक्स हैट एन है, ये पीरियोडिक क्यों होगा? मैम ये सैम्पलिंग की वजह से। बिल्कुल ठीक, आधा जवाब तो यही है। मतलब जो 2 रीज़न्स हैं, क्योंकि अगर आपको थोड़ा-सा अगर अच्छा, अब आप लोगों ने असल में चैप्टर नंबर 6 के लेक्चर्स अभी तक अटेंड नहीं किए। चैप्टर नंबर 6 के जब आप लेक्चर्स अटेंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप डिराइव हुआ हुआ है, जिसमें ये बताया गया कि अगर हम कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल को की जब सैंपलिंग करते हैं, तो बेसिकली उसका जो स्पेक्ट्रम होता है, वो रेप्लिकेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है? यानी कि टाइम डोमेन में सैंपलिंग की वजह से फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्पेक्ट्रम की कॉपी पेस्टिंग शुरू हो जाती है। तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी वही लगा हुआ है कि हम लोगों ने अब इस वक़्त फ्रीक्वेंसी डोमेन में सैंपलिंग की है, तो टाइम डोमेन में कॉपी पेस्टिंग शुरू हो गई है। तो एक तो जो रिमशा का जवाब है वो बिल्कुल ठीक है कि सैंपलिंग की वजह से जो इफ़ेक्ट पड़ा है टाइम डोमेन में, वो ये है कि सिग्नल की अब कॉपीज़ बनना शुरू हो गई हैं, सिग्नल अब एक पीरियोडिक सिग्नल बन चुका है। जो दूसरा जवाब है या जो दूसरी वजह है वो ये है कि हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर ये देखा था कि जब हमारे पास एक स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट नेचर में हो, तो उसका टाइम डोमेन सिग्नल पीरियोडिक बनता है। ठीक है? यस मैम। ओके, चलो अब हमें मतलब यहाँ तक ये चीज़ समझ आ चुकी है बेसिकली कि DFT और DTFT का क्या रिलेशनशिप है और दूसरी चीज़ ये कि IDFT अप्लाई करने से हमारे पास एक्स ऑफ एन पीरियोडिक आता है। अब इस चीज़ को देखकर थोड़ा-सा आगे चलते हैं। DTFT हम जब अप्लाई करते हैं तो उस वक़्त हम लोगों ने कुछ इस तरह का फ़ॉर्मूला लगाया था। ठीक है? यहाँ पे सारे के सारे नॉन ज़ीरो कंपोनेंट्स लिए जाते हैं और मतलब जनरली हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिखेंगे।
और सारे नॉन ज़ीरो सैंपल्स के ऊपर ही कंप्यूटेशन होगी, ठीक है? इसके बरक्स हम जब डीएफटी अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो ये एक इंटरमीडिएट स्टेप है। इसका मतलब ये होता है कि हम अब सिर्फ स्पेक्ट्रम के कैपिटल एन सैंपल्स देखना चाह रहे हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारा जो इनपुट है हम उसके भी सारे के सारे सैंपल्स देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेट्स हम कम सैंपल्स देखने में इंटरेस्टेड हैं या कंसिडर करने में इंटरेस्टेड हैं, तो हम उतने ही सैंपल्स बेसिकली जितने सैंपल्स हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखना चाहते हैं हम टाइम डोमेन में उतने ही कंसिडर करते हैं। ये एक मतलब पहला स्टेप है। और अब चूंकि ओमेगा एक कंटिन्यूस वेरिएबल नहीं रहा तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है डीएफटी की उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओमेगा बेसिकली कंटिन्यूस वेरिएबल है, लेकिन अगर हम ओमेगा को डिस्क्रीटाइज करें तो कुछ इस तरह की चीज़ हमारे पास आएगी। तो केथ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के ऊपर जो कंपोनेंट हमें मिलेगा उसको हम एक्स ऑफ के कहेंगे। ठीक हो गया? और आईडीएफटी ओके मैम। अच्छा, अब आईडीएफटी में मैंने आपको बताया था कि हमें वही सिग्नल एक्स ऑफ एन वापस नहीं मिलता, तो जो सिग्नल हमें वापस मिलता है उसके लिए मैंने यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में कैपिटल एन लिखा है। वीडियो स्टक हो गया और आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। नहीं, वो तो मैं बोल भी नहीं रही हूँ, लेकिन वीडियो आनी चाहिए। अच्छा, मैं इसको एक दफ़ा मैं आपसे बोल रही हाँ जी, अभी अभी क्या नज़र आ रहा है? हूँ। आपने लास्ट में की क्वेश्चन लिखी है आईडीएफटी IDFT की। जी, क्वेश्चन नज़र आ रही है वाली? यस मैम। ओके। अच्छा जी, मैंने इस स्क्रीन पे ये लिखा हुआ है इस वक़्त, जो आपको नज़र आ रहा होगा कि डीटीएफटी का एक्सप्रेशन लिखा है जिसमें हम बेसिकली सारे के सारे नॉन ज़ीरो कंपोनेंट्स लेते हैं अपने एक्सप्रेशन में और हमारे पास फ्रीक्वेंसी का एक कंटीन्यूअस वेरिएबल जो है वो कंप्यूट होकर हमें मिलता है। इसके बरक्स डीएफटी में हम टाइम डोमेन के भी सारे के सारे यानी कि ऑल नॉन ज़ीरो कंपोनेंट्स नहीं लेते। वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन कैपिटल एन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो जितने हमें कंपोनेंट्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में चाहिए हम टाइम डोमेन के भी उतने ही कंपोनेंट्स कंसिडर करते हैं, ठीक है? ये एक इंटरमीडिएट स्टेप है और उसकी वजह से होता यूँ है कि ओमेगा भी अब एक कंटीन्यूअस वेरिएबल नहीं रहेगा, इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ डिस्क्रीट वेरिएबल जिसको हम 2 पाई बाय n इनटू k से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो डीएफटी का कोएफिशिएंट है या डीएफटी की जो रिप्रेजेंटेशन है ये अब x ऑफ k के ज़रिए होगी। ये इक्वेशन डीएफटी की है और उसके नीचे आईडीएफटी की इक्वेशन है। अच्छा, अब एक सवाल भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम ये देख सकें कि डीटीएफटी और डीएफटी में फ़र्क क्या होता है। अच्छा, ये हमारे पास एक टाइम डोमेन सिग्नल है। डिस्टॉर्शन ज़्यादा है। अच्छा, आई होप कि थोड़ा टाइम का है बेहतर हो जाएगी, नहीं तो आप इसकी थोड़ी-सी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। या मैं हाँ जी, अभी आवाज़ आ रही है? तो आई एम सॉरी लेकिन ये थोड़ा-सा टाइम के साथ कुछ फ्लक्चुएशन इसमें आएगी। वॉइस ठीक है मैम, लेकिन वो उसके साथ अलाइन नहीं है। अच्छा, जैसे सिंक्रोनाइज। ओके।
अच्छा, यहाँ मैंने एक सिग्नल ड्रॉ किया है और इस सिग्नल की जो इक्वेशन है दैट इज़ 1/2 रेज़ टू पावर n u ऑफ n, और ये वैलिड है n की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक। ठीक है, यानी कि हमारे पास सिर्फ 6 नॉन ज़ीरो कंपोनेंट्स हैं, 6 से पहले और 6 के बाद, सॉरी 5 के बाद और 0 से पहले सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं दे आर ज़ीरो वैल्यूड। तो टोटल 6 हमारे पास नॉन ज़ीरो कंपोनेंट्स हैं। अगर हम इसका DTFT कंप्यूट करें तो बेसिकली इस u ऑफ n की वजह से ये जो फॉर्मूला है ये 0 से लेके 5 तक जाएगा, और कुछ ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। अब इस वक्त ठीक है, कुछ सिंक्रोनाइजेशन है ऑडियो और वीडियो में? यस मैम, ओके, बेहतर है। Yes, ma'am. ठीक। और इसके ऊपर हम जब समेशन का फॉर्मूला अप्लाई करें तो हमें कुछ इस तरह की कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, रेज ये दिस थिंग इज रेज टू पावर 6। अच्छा, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने यूँ करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं उसको हम स्प्लिट करेंगे इस तरह से। जो हम लोगों ने पहले भी एक दो बार कुछ सवाल इस तरह से सॉल्व किए हैं। ठीक है, आपको पता है कि उसके बाद अगला स्टेप ये है कि हम लोगों ने इस टर्म को डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है, और वो फिर पॉजिटिव साइन के साथ लिखी जाएगी। इस टर्म को भी डिनोमिनेटर में लिखना है, पॉजिटिव साइन के साथ लिखी जाएगी। फिर हम इसका LCM कंप्यूट करेंगे। ठीक है, और हमारे पास जो फाइनल टर्म आएगी ठीक हो गया, और साथ इसके एक फेस का पार्ट आएगा जो कि ये होगा। हाँ जी, मुझे आप लोगों में से एक दो चाहिए फीडबैक ये बताने के लिए कि क्या ये एक्सप्रेशन कंप्यूट होके सबका आ जाएगा। जी, ये एक्सप्रेशन आप लोगों का आ जाएगा। यस मैम, ट्राई कर। Yes. ओके, एक और जवाब किसी की तरफ से चाहिए। Yes, ma'am. आ जाएगा. आ जाएगा, ओके, थैंक यू रिमशा। और मैं इससे पहले देख नहीं सकी थी कि जवाब किसने दिया था। अच्छा, अब अगर हम इस ये वाला जो है ना, ये पार्ट, ये मैग्नीट्यूड पार्ट है और ये वाला फेस पार्ट है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड पार्ट को प्लॉट करें वर्सेस ओमेगा,
ठीक है, और मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे e रेज़ टू पावर j ओमेगा का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हमारे पास कुछ मतलब ये एक लो पास फिल्टर की तरह की शक्ल और सूरत आपको मिलेगी, ठीक है। एग्जैक्टली प्लॉट आप मैटलैब पे करके देख सकते हो, लेकिन जो DTFT का एक्सप्रेशन ही आएगा और इसका जो मैग्नीट्यूड पार्ट हम प्लॉट करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। जो हमारे पास पीक के ऊपर यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड है वो दैट इज़ 1.9688 और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 0.65 है, कुछ आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। ये मैंने लिखा है 1.9688। अच्छा, अब हम इसी सिग्नल के ऊपर अगर DFT अप्लाई करें। अच्छा, DFT जो है ना वो उसको जनरली फिर हम बताते हैं कि हम मतलब उसके लिए एक नॉर्मली बोले जाने वाला जो एक टर्म या फ्रेज़ है दैट इज़ कि एंड पॉइंट DFT, कि हम कितने पॉइंट DFT लेना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर 6 पॉइंट DFT लेते हैं। अच्छा, और अगर हम ये ना बताएं कि हम कितने पॉइंट DFT ले रहे हैं, फिर यूजुअली अज्यूम ये किया जाता है कि जितने भी नॉन ज़ीरो सैंपल्स टाइम डोमेन सिग्नल में हैं, वो सारे के सारे कंसिडर किए जा रहे हैं और वो सारे के मतलब फिर जितने नंबर ऑफ सैंपल्स टाइम डोमेन में हैं, उतने ही नंबर ऑफ सैंपल्स हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में मिलेंगे। अगर हम सिर्फ DFT बोलें तो ये अज्यूम किया जाता है कि टाइम डोमेन सिग्नल के सारे सैंपल्स कंसिडर किए जा रहे हैं। अदरवाइज़ हम यहाँ पे लिख के बताते हैं कि हम कितने सैंपल्स ले रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप नोट करो बेसिकली 6 पॉइंट थोड़ा सा इररेलेवेंट है क्योंकि इसमें टोटल पॉइंट्स भी 6 ही हैं। अच्छा, अब मैं करूँगी यूँ कि मैं 6 पॉइंट DFT कंप्यूट करके उन सारे के सारे पॉइंट्स की वैल्यूज़ लिखूँगी और उसके बाद हम उसको प्लॉट करेंगे और फिर मैं IDFT अप्लाई करके आपको बताऊँगी कि हमें किस तरह का सिग्नल मिलता है, ठीक है? तो DFT लेने का जो फ़ॉर्मूला है या मतलब अगर हम इस सूरत हाल में देखें तो जो फ़ॉर्मूला बनेगा दैट वुड बी n वेरिंग फ्रॉम 0 टू 5 और यहाँ पर हमारे पास आ गया ये x ऑफ n का एक्सप्रेशन और साथ हमारे पास ये आ गया हमारी एक्सपोनेंशियल टर्म, ठीक है। तो x ऑफ 0 तो बेसिकली यहाँ उसमें e रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा और x ऑफ 0 हमें मिलेगा 1.9688। एक्स ऑफ 1 मैं कंप्लीट लिख देती हूँ और उसके बाद बाकी बाकी सबकी मैं वैल्यूज़ लिख दूँगी। हाँ जी, ये समझ आया कि कैसे लिखा है?
और मुझे थोड़ी-सी ये भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप मतलब अब आखिरी चीज़ आप लोगों ने क्या पढ़ी, क्या सुनी थी? मैम एक क्वेश्चन था ये किसी का x0 यस पे मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। अच्छा, ओके। मैं इससे पहले ज़रा सिर्फ़ ये देखना चाह रही हूँ कि हम आप लोग कहाँ तक पहुँचे हो। ये चीज़ देख ली हुई थी आप लोगों ने? सॉरी मैम, आपकी आवाज़ ड्रॉप हो रही है। जी, ये स्लाइड क्या सब लोग देख चुके थे? यस मैम, इसमें से एक क्वेश्चन था हाँ जी, x ऑफ बताइए। 0 से रिलेटेड। x ऑफ 0 से रिलेटेड। हाँ जी, बताइए। मैम मैं ये पूछना कि x ऑफ 0 में आपने ये जो x ऑफ k के ऊपर एक्सप्रेशन था, इसमें k की वैल्यू 0 पुट की और उसके बाद n की वैल्यू चेंज करते रहे और जो टर्म्स आई हैं उन सबका सम लेके हमारे पास ये x ऑफ 0 का आंसर आ जाए, ऐसा ही ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है मैम, आप बस वो मुझे कंफर्म करना था, उस टाइम आवाज़ ड्रॉप हो गई थी इस वजह से। ठीक है, इसका मतलब है कि ये स्लाइड भी आप लोगों ने कुछ ना कुछ, किसी ना किसी हद तक देखी हुई है। यस? यस मैम। ओके। अच्छा, किसी और ने यस भी मैम कोई सवाल प्रोसीजर पूछना था? देखी थी मैम x1 आप रिपीट कर ओके, किसी और का भी कोई सवाल था शायद, किसी ने कहा था कि मैंने कोई सवाल पूछना है। नो मैम ये भी आप एक्सप्रेशन लिख रही थी मैम x ऑफ 1 जो ओके, है मैम आप ये एक्सप्रेशन लिख रही थी आपने इसे एक्सप्लेन नहीं किया था बस ठीक है। हाँ, मैं यही बताना चाह रही थी कि ओके, x1 वाले x ऑफ 1 का एक्सप्रेशन एक्सप्लेन करने से पहले मैंने शायद ये भी चीज़ बताई थी कि यहाँ पे 6 पॉइंट की टर्म लिखना रिडंडेंट है। ये भी चीज़ समझ आ गई थी ना? यस मैम ओके। अच्छा, अब x ऑफ 1 हम लोगों ने इस तरह से लिखा है कि बेसिकली मैं अगर पॉइंट रिपीट कर दूं कि आपने यही कहा था ना कि हमने अगर डीएफटी लेनी हो तो वहाँ पे पॉइंट्स बता देते हैं अदरवाइज जितने पॉइंट्स सिग्नल के होते हैं वो से करते हैं आप ऐसा यही ही है। पूछना चाहते ऐसा ही है। मतलब अगर मैं इसमें अब जैसे अगर अभी आगे मैं आपको इसी सिग्नल का 4 पॉइंट डीएफटी लेना और 10 पॉइंट डीएफटी लेना भी मतलब हम सीखेंगे या हम करके देखेंगे। तो 4 पॉइंट डीएफटी लिखना या 10 पॉइंट डीएफटी लिखना मीनिंगफुल है। उसमें हमें समझ आती है कि या आपको देख के समझ आएगी कि उसका क्या मतलब है। लेकिन 6 पॉइंट डीएफटी लिखना इट्स नॉट मीनिंगफुल बिकॉज़ सिग्नल में पॉइंट्स ही 6 हैं। तो 6 पॉइंट लिखना इसके साथ ये थोड़ी-सी रिडंडेंट बात है, रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है। तो ये मैं चीज़ बता रही थी। अच्छा जी, x1 हम लोगों ने ऐसे कंप्यूट किया है कि इस एक्सप्रेशन में हम k की जगह डाल देंगे 1 और फिर ये समेशन चूँकि n इज़ इक्वल टू 0 से 5 तक वेरी हो रही है तो एक्सपोनेंट की पावर में एक मिनट, किसी का माइक ऑन है परहैप्स? अच्छा। हाँ जी। k की वैल्यू हम 1 प्लग इन करेंगे x ऑफ 1 कंप्यूट करने के लिए। आप लोग प्लीज़ ज़रा सारे इंश्योर करो कि आप लोगों के जो माइक्स हैं वो म्यूट रहें। ठीक है? अच्छा, x1 का एक्सप्रेशन समझ आ गया आप लोगों को? यस मैम ओके। अब मैं यहाँ पर एक तो x ऑफ 0 का सॉरी x ऑफ 1 का डायरेक्टली जवाब लिखूँगी और उसके बाद फिर हम x2, x3, x4, x5 के लिए भी यही करेंगे। इसका जो जवाब हमारे पास आता है दैट इज़ गिवन 0.9844 और माइनस 0.5683। ठीक है? ये हमारे पास x ऑफ 1 का जवाब आएगा।
ठीक हो गया। ये हम लोगों ने डिस्क्रीटाइज DTFT यानी कि DFT में 6 पॉइंट्स कंप्यूट कर लिए। अच्छा, अब यहाँ जो मैंने जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ये सारे के सारे हमारे पास कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। इनको अगर हम सबको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमें इसका मैग्नीट्यूड और उसका जो फेज़ है वो मिल जाएगा। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट करूँ तो अब ये वर्सेस के बेसिकली प्लॉट होगा और इसको हम यहाँ पर एक्स ऑफ के का मैग्नीट्यूड प्लॉट हम यहाँ पे देख रहे हैं, यानी कि DFT का मैग्नीट्यूड प्लॉट। हाँ जी, नज़र आ रहा है? मैम अगेन आपकी आवाज़ नहीं, मैं बोल नहीं रही थी। मैंने अभी बोलना शुरू किया है। अब आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है? ठीक है मैम, नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं। ग्राफ पे। प्लॉट भी नज़र आ रहा है? यस मैम। ओके। अच्छा, अब अगर आप इस प्लॉट को कंपेयर करो इस प्लॉट के साथ, ठीक है? तो ये बेसिकली इसी का डिस्क्रीटाइज वर्जन है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ 6 पॉइंट्स लिए हैं। ठीक हो गया? ठीक है मैम। हाँ जी, ये बात ज़रा सारों को समझ आना ज़रूरी है। और फिर हम किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ आप पूछो, नहीं तो फिर हम इसके बाद आगे चलेंगे। मैम मेरा यहाँ पे कैलकुलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जी। ये जो हम x4 xk के एक्सप्रेशन से x4 या x5 कैलकुलेट करते हैं, जी। क्विज या एग्जाम के बीच में हम इस तरह की कैलकुलेशंस के लिए मैटलैब या कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे मकसद आपसे कैलकुलेशंस करवाना नहीं है, मकसद आपको एक कॉन्सेप्ट देना है। तो अगर उसमें अगर मैं आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए आपसे कोई कैलकुलेशंस करवा रही हूँ, तो उसका बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि आप उनको हाथ से सॉल्व करते रहो, आप उनको मैटलैब से सॉल्व कर सकते हो। ओके मैम। अच्छा जी, ये हमारे पास DFT यानी कि डिस्क्रीटाइज्ड DFT आ गया। और अब हम जब यहाँ पर IDFT कंप्यूट करते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला लिखा जाएगा दैट वुड बी डिफाइंड इन दिस वे 2 पाई बाय n k और n, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे कैपिटल N जो है, चूंकि हमने DFT जो है वो 6 पॉइंट में कंप्यूट करना सीखा है अभी, तो अभी हम कैपिटल N को यहाँ पे 6 ही रखेंगे। तो आपके पास यहाँ पर x ऑफ 0 1, x ऑफ 1.5 और x ऑफ 5 जो है मतलब ये 0.5 इसको आप कह लो या 1/2 कह लो, ये 1/32, यहाँ तक ये सारे के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। वही सारे के सारे पॉइंट्स जो कि हम आपके x ऑफ n में डिफाइन हम लोगों ने किए थे। अच्छा, अब यहाँ से ऑनवर्ड्स, जैसे तो मैंने आपको पहले बताया था कि 6 पॉइंट तो सिंपल है ना, हमारे इनपुट में पॉइंट्स ही 6 है, तो हम लोगों ने इसका DFT और IDFT करके देख लिया। अब अगर इंस्टेड लेट सपोज कि हमारे कंप्यूटर के लिए ये बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं और हम इतने ज़्यादा पॉइंट्स हमारा कंप्यूटर हैंडल नहीं कर सकता, और हम लेसर पॉइंट्स के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ और उससे पहले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
ये मैंने x ऑफ 5 यहाँ पे लिखा, लेकिन ये जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि ये सिग्नल यहाँ तक नहीं रहता। इसमें एक x ऑफ 6 भी आएगा। x ऑफ 6 की क्या वैल्यू होगी? मैम जो x ऑफ 0 की है, जो x ऑफ 0 की है यानी कि 1। ठीक है, इसी तरह से इसमें एक x ऑफ 7 भी होगा जिसकी वैल्यू होगी 1/2। और फिर इसमें एक x ऑफ 11 भी आएगा जिसकी वैल्यू यही 1/32 होगी। तो ये बेसिकली एक पीरियोडिक सिग्नल होगा, ये जो हमें x n ऑफ n मिला है। ठीक है, जिसकी रीज़न हम लोगों ने पहले डिस्कस की थी कि इसकी वजह ये है कि एक तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में सैम्पलिंग हुई है, जिसकी वजह से अब टाइम डोमेन में रेपिटिशन या पीरियोडिसिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। सैम्पलिंग ऑलवेज लीड्स टू पीरियोडिसिटी इन द अदर डोमेन। एक डोमेन में सैम्पलिंग होगी तो दूसरी डोमेन में पीरियोडिसिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये बात है। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों को अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन की वजह से पता है कि अगर जो स्पेक्ट्रम है अगर वो डिस्क्रीट और पीरियोडिक हो तो टाइम डोमेन सिग्नल भी डिस्क्रीट और पीरियोडिक होता है। हम लोगों ने जब डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल्स पढ़े थे और उनके ऊपर फोरियर सीरीज अप्लाई की थी, तो हमें DTFS की वजह से ये चीज़ पता है कि स्पेक्ट्रम अगर डिस्क्रीट और पीरियोडिक हो तो टाइम डोमेन सिग्नल भी डिस्क्रीट और पीरियोडिक होता है। अच्छा, अब अगर हम जैसे कि मैं बता रही थी कि लेट्स सपोज के 6 पॉइंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैं और हम इसका इंस्टेड 4 पॉइंट DFT कंप्यूट करना चाहते हैं, तो अब हम सिर्फ 4 पॉइंट्स लेंगे अपने सिग्नल के। और ये हमारे पास जो अब सिग्नल है ये कुछ बन जाएगा इस तरह से। और अब जब आप इसे कंप्यूट करोगे तो आपको कुछ सॉरी इसको पॉइंट नहीं आना चाहिए बीच में 1.875 अब हमें ये पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, अब आपको ये देख के पता चल रहा होगा कि ये कम से कम इस वाली वैल्यू से कि ये थोड़ा क्रूड वर्जन है जो हम लोगों ने पहले निकाला उस DFT उसका, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पॉइंट्स थोड़े से कम लिए हैं। एट 385 ठीक है। और इसका जो IDFT सिग्नल होगा उसमें हमें फिर 4 पॉइंट्स ही मिलेंगे। ठीक है, x ऑफ 0 जो कि 1 होगा और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट पॉइंट आएगा वो मतलब लास्ट से मुराद है कि जो पीरियोडिसिटी में लास्ट पॉइंट आएगा दैट वुड बी x ऑफ 3 गिवन बाय 1/8। फिर x ऑफ 4 वापस हमारे पास 1 आ जाएगा। x ऑफ 5 हमारे पास 1/2 आ जाएगा और ये सिग्नल इसी तरह से हमें पीरियोडिक मिलता रहेगा। तो अच्छा, अब यहाँ पर आप थोड़ी सी शायद रिलेशनशिप, अच्छा मुझे यहाँ पर इसको 4 भी लिखना चाहिए इसके सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे रिलेशनशिप निकालना चाहो x ऑफ 0 और x ऑफ n जो कि हमें IDFT अप्लाई करके मिलता है, तो हम ये कह सकते हैं कि x ऑफ n इज इक्वल टू xn ऑफ n फॉर ओनली दी सैम्पल्स। इसके बाद ये डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आइए।
मैम इशू तो ये मुझे समझ आ रही है कि जो x ऑफ 0 हमने कंप्यूट किया वो तो पिछली इक्वेशन के लिए भी आई थिंक सेम है। हाँ जी। अच्छा x ऑफ 0 आप तो आप जब सॉरी एक सेकंड, आप कैपिटल x ऑफ 0 की बात कर रहे हो? यस मैम। नहीं, वो डिफरेंट है मैम ना? इसमें से थोड़ा-सा डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि समेशन जो है 4 तक कर दी है हमने। जी। लेकिन इस केस में और प्रीवियस केस में तो हमारे पास एम्पलीट्यूड में फ़र्क नहीं आ जाएगा? या सिर्फ हमें यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है? एम्पलीट्यूड में फ़र्क जैसे मैं x ऑफ 0 यहाँ पर 1.875 है, ठीक है। लास्ट टाइम पे 1.9 9 8 था मे समथिंग बी। था, ठीक है। हाँ, तो इसमें हमें डिफरेंस नहीं मिल जाएगा मिलेगा ना, यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा-सा? एक्चुअली देखो ना पॉइंट्स चूँकि कम लिए हैं, लेसर देन रिक्वायर्ड लिए जी, हैं, तो इसलिए हमारे पास यस मैम। ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी अब। मतलब अब हम लोगों ने बेसिकली 6 पॉइंट्स अगर हम लेते तो हमें सैंपल वर्ज़न इस लिहाज़ से मिल रहा था कि अम, जो एग्ज़ैक्ट स्पेक्ट्रम था ना जी, जी। ये वाला जो एग्ज़ैक्ट स्पेक्ट्रम था, उसके उसके जी, सैंपल कॉपीज़ मिल रही थी। मतलब उसके हमें 6 सैंपल्स मिल रहे थे। लेकिन अगर हम लोगों ने जी, उससे कम चले गए हैं, ठीक है? ये अब यहाँ पे हम लोग एलिसिंग का बेसिकली थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने लगे हैं। अगर हम लोगों ने 6 से कम पॉइंट्स लिए यानी कि 4 लिए हैं, तो अब ये उसके एग्ज़ैक्ट सैंपल्स नहीं मिलेंगे अब हमें। मतलब इन इन ओके वैल्यूज़ मैम, में यानी कि जो थोड़ी-सी x रद्द-बदल हो चुकी हुई है। यस मैम, यानी कि जो एक्चुअली जो सॉरी x5 एंड 6 पॉइंट होगा वो उसमें एलियासिंग हो रही होगी। कह सकते हैं। मतलब आप यूँ समझो कि ये जो एग्ज़ैक्टली फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट बनता है ना, ये बनता है मेरे पास 2 पाई बाय 4 ये 2 पाई बाय 4 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है ना, तो इस एग्ज़ैक्टली इस जी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो अम, यहाँ पर वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। यहाँ पे मुझे कुछ और मिल रही है एलिसिंग की ठीक वज़ह है। से। ठीक है? ओके, और मैंने जब आईडीएफटी कंप्यूट मैम की ये जो जी। कैपिटल एक्स ऑफ सॉरी नहीं, नहीं मैं कुछ और बात करी, आप बताइए? मैम ये जो कैपिटल एक्स ऑफ सी है, हुँ। ये जो कैपिटल एक्स ऑफ हमें मिल रहा है एक्स ऑफ 0 एंड हुँ, हुँ। कैपिटल एक्स ऑफ 1, हुँ, मैम हुँ। ये हमें एक्स हेड ऑफ एन की वैल्यूज मिल रही है यहाँ पे। नहीं, 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 ये तो डीएफटी है ना। ये हमारे पास स्पेक्ट्रम कह लो या फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं ये सारे जो हैं। कैपिटल एक्स जो है, ओके ये तो मैम। डीएफटी है ना। डीएफटी का मतलब है कि हम इस वक़्त मैम फ्रीक्वेंसी ये डोमेन में हैं। जी। मैम ये आईडीएफटी में हम लोग 5 तक कैसे जा रहे हैं मैम? मतलब नहीं डीएफटी में हम लोगों ने 3 तक गए ना, हुँ, इसमें हुँ। मैम हम लोग 5 तक कैसे जा रहे हैं? हम 5 लोगों ने तक नहीं 5 जा तक रहे, हम तो बल्कि इन्फिनिटी तक जा किया। रहे हैं। हम मैं ये जो 3 डॉट्स मैंने लगाए हैं इसका मतलब ये है कि कंटीन्यूअस सिग्नल है। आईडीएफटी एक पीरियोडिक सिग्नल होगा। मतलब इसको कन्वर्ट करेगा आईडीएफटी पीरियोडिक में। यस मतलब अब हम लोगों ने जब डीएफटी ले लिया ना किसी भी सिग्नल का, तो उसका जो आईडीएफटी होगा वो हमें वापस वही इंफॉर्मेशन नहीं देगा। मतलब इसको मैं अच्छा प्रॉब्ली आपने कुछ चीज़ें मिस की होंगी, मैं बीच में एक बात यहाँ पे कह दूँ कि जनरली हम जो हमारे पास जब एक्स ऑफ एन होता है और उसके ऊपर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं और हमें मतलब ये डीटीएफटी अप्लाई करते हैं और हमें ये सिग्नल मिलता है। तो इसके ऊपर हम जब इन्वर्स डीटीएफटी अप्लाई करते हैं तो हमें वापस एक्स ऑफ एन मिल जाता है। लेकिन जब जिस वक़्त हम एक्स ऑफ एन पे डीएफटी अप्लाई करें और हमें वापस हमें मतलब एक्स ऑफ के मिलता है। अब इसके ऊपर हम जब आईडीएफटी अप्लाई करते हैं तो हमें वापस एक्स ऑफ एन नहीं मिलता। हमें एक्स एन इसको मतलब रिप्रेजेंट करने के 2-3 तरीके हैं। उसको हम एक्स सब्सक्रिप्ट एन कह सकते हैं या फिर हम उसको एक्स हैट एन कह सकते हैं, लेकिन हमें वापस एक्स ऑफ एन नहीं मिलता फिर आईडीएफटी अप्लाई करने से। ठीक है, उसके रीज़न हम पहले देख चुके हैं। तो ये जो हम चीज़ देख रहे हैं मैंने सब्सक्रिप्ट में 4 लिखा इसीलिए है टू लेट यू नो कि एक तो हम लोगों ने इसके ऊपर 4 पॉइंट डीएफटी अप्लाई किया था पहली बात, और दूसरी बात है कि अब हमें जो आईडीएफटी अप्लाई करने के बाद जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिला है वो एक पीरियोडिक सिग्नल है जिसका पीरियड 4 है।
और ओरिजिनल सिग्नल और आईडीएफटी सिग्नल में कनेक्शन ये है, या उसकी इक्वेशन आप इस तरह से लिख सकते हो कि दे आर इक्वल या दे आर सेम ओनली फॉर दीज पॉइंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड एंडिंग एट n-1। ठीक है जी। ओके मैम। सही। अच्छा, अब हम ये तो हम लोगों ने 4 पॉइंट डीएफटी निकाला और इसकी हम लोगों ने हेडिंग ये रखी थी इस टॉपिक की कि हमारा लेट्स सपोज कंप्यूटर बहुत हाई फाई नहीं है और हम इतने ज़्यादा पॉइंट्स का डीएफटी कंप्यूट नहीं कर सकते तो एक लेसर पॉइंट डीएफटी अप्लाई करने से स्पेक्ट्रम पे क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा क्रूड स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, इतना परफेक्ट नहीं मिलता, और उसके एलियासिंग इंट्रोड्यूस हो जाने की वजह से, और आईडीएफटी फिर कैसा मिलता है। ठीक है, अब हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर थोड़ा बेहतर है, कंप्यूटेशनल पावर हमारी बेहतर है, और हम इंस्टेड 10 पॉइंट डीएफटी ले सकते हैं। ठीक है, 10 पॉइंट डीएफटी का मतलब ये है कि हमारे पास अब जो टाइम डोमेन सिग्नल है दैट इज डिफाइंड 5 6, मतलब उसके आगे हम लोगों ने इंसर्ट कर दिए 4 जीरोस। ठीक है, 6 पॉइंट्स तो उसके हमारे पास नॉन जीरो सैंपल्स थे ही, अब इसमें ये 4 जीरोस हम लोगों ने बेसिकली इंसर्ट कर दिए हैं, और हम अब एक्चुअली इस टाइम डोमेन सिग्नल का डीएफटी निकाल रहे हैं। ठीक है, आपको बात समझ आई कि हमारे पास जब किसी भी सिग्नल में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ नॉन जीरो सैंपल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने इस सिग्नल में देखा हमारे पास नॉन जीरो सैंपल्स 6 थे, और हम 6 से ज़्यादा पॉइंट्स का डीएफटी निकालना चाहें तो इसका क्या मतलब होता है कि हम वो जो रिमेनिंग पॉइंट्स है ना उसमें यानी कि 10 - 6 उतने जीरोस इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यस मैम। अच्छा, और उसका हमें फ़ायदा ज़ाहिर सी बात है ये होता है या ये होगा कि हमारा जो स्पेक्ट्रम है उसमें हमें ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे। अच्छा जी, अब मैं इसके जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो आपके सामने लिखने लगी हूँ। जी, एक मैंने मिस किया, आई एम सॉरी, अगर आप लोग कॉपी कर चुके हो तो आई एम सॉरी, मुझे यहाँ पे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। जब आप लोग मुझे बता दो कि मैं स्लाइड को रिमूव कर दूंगी।
नहीं तो आप इसकी तस्वीर ले सकते हो और फिर हम आगे चल सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ। ठीक है। बाकी लोग भी स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको अपलोडेड लेक्चर वीडियो में से इसको देख सकते हो। बेसिकली आपके रेफरेंस के लिए अगर आप इसे मतलब जस्ट फॉर दिस पर्पस से अगर आप इसे खुद से कंप्यूट करते हो तो आप ज़रा टैली कर सको, ठीक है? अच्छा, और हम जब 10 पॉइंट डीएफटी का स्पेक्ट्रम प्लॉट करें तो अब हमें बेसिकली यहाँ पे 10 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है? यहाँ पर एक फालतू का, ठीक है? तो अब दिस इज बेटर वर्जन ऑफ ओरिजिन स्पेक्ट्रम, ठीक है? और फाइनली इसमें ये चीज़ है कि अगर आप इसका मैं यहाँ पर ज़रा एक्स एन और एन हम लोगों ने अभी तक प्लॉट नहीं करके देखा था। अभी तक तो हम लोग सिर्फ उसको उसकी इक्वेशंस ही लिख के देख रहे थे कि एक्स एन ऑफ एन को अगर हम प्लॉट करें तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, क्या आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा है? ओके, ये हमें IDFT अप्लाई करके मिलेगा, ये वाला सिग्नल जो है। मतलब ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो हम लोगों ने इतना पार्ट इसका ओरिजिनली लिया था, लेकिन हमें सैम्पलिंग या डिस्क्रीटाइजेशन इंट्रोड्यूस करने की वजह से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये पीरियोडिक सिग्नल IDFT अप्लाई करके मिला है, ठीक है? और ये मतलब 4 जो ज़ीरोज़ हम लोगों ने इंसर्ट किए थे वो भी हमें मिल रहे हैं। लेकिन अब टाइम डोमेन में किसी किस्म की एलिसिंग नहीं हो रही, जबकि हम लोगों ने जब लेसर नंबर ऑफ पॉइंट्स लिए थे यहाँ पे, ठीक है? तो आपको ये नज़र आता है एलिसिंग इंट्रोड्यूस हो रही। एलिसिंग इंट्रोड्यूस होने की वजह से हमें सिर्फ 4 पॉइंट्स मिल रहे थे टाइम डोमेन में, ठीक है? और जो हमारे पास उसका स्पेक्ट्रम आ रहा था दैट वाज आल्सो नॉट परफेक्ट या नॉट ट्रू वैल्यूज, ठीक है? अच्छा जी, अब आज का लेक्चर हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे विद दिस नोट के DFT बेसिकली क्या होता है कि ये DTFT में जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसीज इंट्रोड्यूस हो जाती हैं और हमारी कंप्यूटेशन में ऑफ कोर्स हमें टाइम डोमेन में जो डिस्क्रिटाइजेशन करने का फ़ायदा हुआ था, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसीज की वजह से वो फ़ायदा ख़त्म हो जाता है। हम उसमें भी सैम्पलिंग करना चाहते हैं क्योंकि हम लिमिटेड नंबर ऑफ सैम्पल्स के साथ काम करना चाहते हैं, तो उसका जो तरीक़ाकार है वो ये है कि इंस्टेड ऑफ DTFT हम कंप्यूट करते हैं DFT। उसके हम लोगों ने मैथमेटिकल फार्मूलाज देखे। लेसर नंबर ऑफ DFT यानी कि n पॉइंट DFT का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा कि वो क्या होता है। उसमें अगर एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में लेट्स सपोज 6 सैंपल्स हैं सिर्फ, तो हम लोगों ने 6 से कम करके सैंपल्स को और फिर 6 से बढ़ा के सैंपल्स को उसका DFT और फिर IDFT कंप्यूट करना सीखा। उन दोनों के मसले या उन दोनों के फ़ायदे देखे। टाइम डोमेन सिग्नल में जो चेंज आता है हम लोगों ने वो देखा और कल हम फिर इंशाल्लाह यहाँ से आगे चलेंगे। अच्छा जी, अगर अभी तक के लेक्चर में या उसके अलावा कोई आप लोगों का सवाल है तो प्लीज़ आस्क और उसके बाद फिर हम ख़त्म करेंगे। कल जो क्विज सिग्नल लेने के लिए दोबारा बोलिएगा। नेक्स्ट टाइम उसको हम उसको फिल्टर करेंगे ना, अगर हमें फिर कंप्लीट सिग्नल लेना होगा तो फिर हम उसको फिल्टर करेंगे, राइट? फिल्टर से बेहतर जो टर्म है वो प्रॉब्लम मैं विंडोइंग कहूँगी। विंडो की टर्म ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? ये क्योंकि ये टाइम डोमेन में ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है ना कि हम
उसके जो बाकी के सैंपल्स हैं इर्द-गिर्द के वो कट ऑफ करना चाह रहे हैं, तो विंडो की टर्म्स थोड़ी शायद ज़्यादा बेहतर हो। लेकिन ठीक है यस, मैम। जो कॉन्सेप्ट आप कह रही हो वो ठीक है। हाँ जी, कोई क्विज़ के बारे में सवाल आया था? मैम कल क्विज की जो टाइमिंग है वो 5:30 से 6 o'clock होगी। नहीं, 5:30 नहीं, मेरा ख्याल है 5:15। 5:15 से 6 o'clock। ये भी हो सकता है मैं 5 o'clock शुरू कर दूँ, लेकिन कल मैं आप लोगों को बता दूँगी। बेसिकली मैं प्लान ये कर रही हूँ कि कल जो मैं 2 सवाल पूछूँ आपसे, तो उसको मैं क्विज़ नंबर 3 और 4 का नाम दे दूँ। ठीक है? फिर आप लोगों की तरह 2 क्विज़ेज़ भी हो जाएँगे और थोड़ा टाइम भी उस तरह से यूटिलाइज़ हो जाएगा। अदरवाइज़ हमारे आप 6 टू 7 क्विज़ेज़ करना ऐसा मुश्किल लग रहा है, तो हो सकता है कि आपको कल 5 बजे से ऑनवर्ड्स क्विज़ शुरू हो जाए और उसमें जो 2 सवाल हो, वो 2 मुख्तलिफ क्विज़ेज़ के तौर पे काउंट हों। लेकिन ये मैं मैसेज कर दूँगी ग्रुप पे। ओके मैम। हाँ जी, और कोई सवाल? ओके, मेरा अंदाज़ा है कि सवाल नहीं आ रहा कोई। तो ठीक है, आप लोग यूँ करो कि आप लोगों में से जितने लोगों ने अभी तक सेशंस रिकॉर्डेड सेशंस नहीं देखे, प्लीज़ वॉच देम बिफोर टुमारोज़ क्विज़ ऑफ कोर्स। और फिर कोई भी सवाल किसी किस्म का होता है तो लेट मी नो। और ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज़ क्विज़ेज़। सेशन खत्म करें थैंक फिर? यू सो मच मैम। ओके, थैंक चलो, यू। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।